नमस्कार। देश के समाजवादी नेताओं में से सबसे बड़े कद के नेताओं में से एक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिन्होंने अपराजेय और अजेय समझे जाने वाली इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक उन्हें सत्ता से नहीं हटा लिया। जिस जयप्रकाश नारायण की वजह से देश में इमरजेंसी लगाने को बाध्य हुई इंदिरा गांधी, उस जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि के मौके पर पिछले 2 साल से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार का पूरा अमला आमने सामने क्यों हो जाता है। जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि के मौके पर अखिलेश यादव को JPNIC जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में घुसने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और जयप्रकाश जेपी की मूर्ति पर अगर माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो फिर पूरा इतना प्रशासन का इतना पर्याप्त बंदोबस्त, अखिलेश यादव के घर को की बेड़े जैसी घेरेबंदी वहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया जाता है। क्यों आसपास के जिलों की पुलिस बुलाने की भी जरूरत पड़ जाती है। अखिलेश यादव अगर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देंगे तो क्या हो जाएगा। पिछली बार भी अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी जिद पर अड़े थे और उन्होंने गेट खोलकर, फांद कर, कूद कर जाकर के माल्यार्पण किया। हालांकि इस बार इतने तगड़े इंतजामात थे कि वो पिछली बार की तरह उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने ही घर में जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति थी उसी पर माल्यार्पण कर दिया और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर आ गए थे और प्रशासन शासन आमने सामने और समाजवादी पार्टी कोई अनहोनी न हो, इसलिए अखिलेश यादव ने संयम और सूझबूझ का परिचय देते हुए वो जबरदस्ती जाने का इस बार फैसला नहीं किया। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आती है, मेरे भी दिमाग में आती है कि आखिर क्या है, अगर वो माल्यार्पण कर देंगे तो योगी सरकार या अधिकारियों को ऐसी क्या दिक्कत है, क्या बात है JPNIC में। तो मैं आपको जरा इसकी पृष्ठभूमि देता हूँ। 1 साल पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन उस वक्त ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं था। उस वक्त मैंने अपने चैनल के 1-2 वीडियो में बताया था। मैं आज आपको फिर से एक बार जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, उससे जुड़े विवाद और क्या कारण है, मैं इस पर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, देश में नेता और सरकारें समाजवादी पृष्ठभूमि की या सामाजिक समानता और न्याय की बात करने वाले नेताओं की देश में सरकारें तो बहुत बनी, लेकिन देश के बड़े समाजवादियों के नाम पर स्मारक चिन्ह योजनाएं शुरू करने का काम एकमात्र नेता मुलायम सिंह यादव ने किया। मैं ऐसा इसलिए बिना किसी तर्क के या भावनाओं के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरे पसंदीदा नेताओं में से 2 नेता हैं, चंद्रशेखर जी और मुलायम सिंह यादव। तो मेरा नेता जी का जो व्यक्तित्व था और जो लोकतांत्रिक तरीके से उनके राजनीति करने का तरीका था, वो मुझे बहुत भाता है। मैं बार बार कहता हूँ, एक चीज़ से मुझे नेताजी से थोड़ी दिक्कत है कि उन्होंने अपराधियों को बहुत संरक्षण दिया और अपनी पार्टी में शामिल कराया। अगर वो उस समय ही दूरियां बना, लेकिन फिर वही बात है कि लोकतंत्र में आप संत रह के क्या करेंगे। आज कौन सी पार्टी है जिसमें अपराधी नहीं है, आज कौन सी पार्टी है जिसमें अपराधियों का संरक्षण नहीं है। हाँ, ये बात है कि मुख्तार और अतीक के लिए कुछ और दूसरे लोगों के लिए कुछ और। बहरहाल, मैं मुद्दे से भटक जाऊँगा। बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगाती है संविधान और लोकतंत्र की जब बात होती है, तो कहती है कि जिसने लोकतंत्र का गला घोटा, जिसने इमरजेंसी लगाई, उसके साथ वो पार्टी कहती है कि वो संविधान बचाएगी, लोकतंत्र बचाएगी। दूसरी तरफ जिस नेता की वजह से इमरजेंसी लगी, जिस नेता ने इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र में, उसी नेता की जयंती के दिन पर माला पहनाने का अधिकार एक पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं दिया जा रहा है। यह भी अपने आप में एक अजीबोगरीब बात है। बहरहाल, लोकतंत्र सेनानी यानी इमरजेंसी के समय जो लोग जेल में गए थे,
जिसमें जनसंघ के, आरएसएस के नेताओं का भी एक लंबी फहरिस्त है, बीजेपी के लोगों की भी। तब तो बीजेपी थी नहीं, तब तो जनसंघ था, भारतीय जनसंघ के नाम से। तो आरएसएस के प्रचारक और जनसंघ के जो नेता, उस समय इमरजेंसी के 74, 75, 77 के दौरान जो लोग जेल में थे, मुलायम सिंह यादव इस देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी के नाम पर पेंशन शुरू की और उन लोकतंत्र सेनानियों का सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त किया और उनकी बस में सेवा मुफ्त की, एक अटेंडेंट के साथ। यह पहला मुख्यमंत्री पूरे देश में। दूसरी बात, राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी चिंतक माने जाते हैं, बड़े चिंतक हैं और जिनसे नेताजी बहुत प्रभावित भी थे, समाजवादी पार्टी उनका नाम भी लेती है। उनके नाम से लोहिया पथ का निर्माण, लोहिया पार्क का निर्माण, और जनेश्वर मिश्रा जो जिनके घर के सामने बोर्ड लगा रहता था, छोटे लोहिया या लोहिया के लोग, उन्हें लोहिया के लोग उनके यहाँ लगा रहता था, एक बोर्ड लगा रहता था लोहिया के लोग, और उनको छोटे लोहिया लोग कहते थे जनेश्वर मिश्रा को। जनेश्वर मिश्रा के नाम पर अखिलेश यादव की सरकार ने जैसा पार्क लखनऊ में बनवाया है, मैं आप जान लीजिए कि देश के सारे बड़े शहरों के पार्क में मैं टहल चुका हूँ। मुझे थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना अच्छा लगता है, तो मैं कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे कोलकाता का विक्टोरिया पार्क हो, चाहे वो जयपुर का सेंट्रल पार्क हो, चाहे मुंबई में पार्क क्या वो तो बैंड स्टैंड है, कब्बन पार्क बेंगलोर का हो, चाहे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद का हो, चाहे लोहिया और जनेश्वर मिश्रा पार्क। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाल के दिनों में कब्बन पार्क तो अंग्रेजों के ज़माने का है, हाल चाहे लोधी गार्डन दिल्ली का हो, लेकिन हाल के दिनों में जितने पार्क बने देश भर में, उसमें सबसे अच्छे पार्क की अगर आप बात करेंगे तो जनेश्वर मिश्रा पार्क है लखनऊ का। ये मैं नहीं कह रहा, लखनऊ के रहने वाले लोग और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को ये पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सबसे अच्छा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क है। तो मुलायम सिंह यादव की एक इच्छा थी कि जेपी के नाम पर एक सेंटर बने, लोहिया के नाम पर कुछ स्मारक बने, कोई मार्ग बने, कोई चीज़ बने, जनेश्वर जी के नाम पर बने। हालांकि जनेश्वर जी के लिए अखिलेश भी बहुत हृदय रखते थे। तो जब मुलायम सिंह पहले सरकार में थे तभी उनके अंदर एक आइडिया आया कि एक म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का एक म्यूजियम बनाया जाए जिसमें जेपी, लोहिया, इनसे जुड़ी चीज़ों को रखा जाए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अंबेडकर नगर में जो लोहिया जी का मकान है उसकी जर्जर स्थिति को देख के तो बड़ा मन दुखी होता है, लेकिन ये समाजवादियों ने वहाँ उनके घर पर कुछ नहीं किया, ये भी बड़ा मुझे कचोटता बहरा। जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की जो अवधारणा थी वो मुलायम सिंह यादव की मायावती की सरकार आने से पहले थी और वो कुछ बनवाना चाहते थे, लेकिन वो बनवा न सके। अखिलेश यादव की जब सरकार आई तो जो लोहिया पार्क यानी ताज होटल से पीछे की जो ज़मीन है और लोहिया पार्क जहाँ से टकराता है, लोहिया पार्क के एक ज़मीन के टुकड़े पर उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनवाने का फैसला किया। और इसके आर्किटेक्ट मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, वो जबरदस्त बिल्डिंग ये डिज़ाइन हुई है, पूरे देश में अपने तरह की अलग बिल्डिंग है। इसमें लॉन टेनिस और ऑल वेदर ऑल सीजन स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी हो सकती है, लॉन टेनिस, 7 मंजिला गाड़ी पार्किंग और कॉन्फ्रेंस हॉल और बहुत ऊपर हेलीकॉप्टर उतरने का हेलीपैड, मतलब बहुत ही अत्याधुनिक बिल्डिंग डिज़ाइन की गई। और ये हुआ कि ये हालांकि वो समाजवाद का म्यूजियम कहा गया, समाजवाद तो सबकी समानता की बात करता है, लेकिन वो पूंजीवाद को भी मात देने वाली बिल्डिंग बन रही थी। और उसे ये लखनऊ विकास प्राधिकरण में चूंकि वो पार्क आता था लोहिया पार्क, तो इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो लखनऊ विकास प्राधिकरण को बनाया गया। शुरुआत में इसका बजट तो कम था, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में ही ये 864 करोड़ रुपए हो गया। उस समय समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे संजय सेठ, वही संजय सेठ जिनको एमएलसी बनाने की कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार में कोशिश हुई और राम नाईक ने उनकी फाइल बार बार, जो उस समय उप राज्यपाल थे और उस समय उनकी फाइल वापस कर दिया करते थे। संजय सेठ जब एमएलसी नहीं बन पाए तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद राज्यसभा बना दिया। वो समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे
ट्रेजरार भी थे। संजय सेठ मुलायम सिंह यादव फैमिली के बहुत करीब भी थे, और जो लोग लखनऊ या उत्तर प्रदेश के हैं वो जानते हैं कि शालीमार बिल्डर्स कितनी बड़ी फर्म है और कितने बड़े वो बिल्डर हैं, और उनके जो फ्लैट्स है वो किस रेट पे बिकते हैं। और नंबर 1 अगर आप कहें तो वही अपार्टमेंट लखनऊ में है, शालीमार के प्रोजेक्ट। लोग शालीमार में रहने को अपना स्टेटस सिंबल भी मानते हैं। तो उस शालीमार ग्रुप के मालिक संजय सेठ कोषाध्यक्ष थे, वो बिल्डर थे, और जेपी NIC जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को बनाने का जिम्मा, यानी आपका ये ठेकेदारी ठेका संजय सेठ की कंपनी को मिला, और वो काम बहुत हद तक काम पूरा हो चुका है। कुछ दिन और रहती सरकार तो वो शुरू हो जाता। बहरहाल सरकार चली गई, अखिलेश यादव की काम रुक गया। योगी सरकार आई, उसने CAG की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें पैसे का बहुत दुरुपयोग किया गया। उसमें यह कहा गया कि इसका एयर कंडीशन जो प्लांट है और AC कैसे इसमें काम करेगा, यह पता करने के लिए 2 IAS चीन गए थे, और विदेश तक में इसकी पता किया गया कि इसमें कैसा कैसा। तो ये तो सरकारों में होता है, खैर उससे भी अलग जाता हूं मैं। अब वो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर इंटरनेशनल लेवल की बिल्डिंग की तैयारी हो चुकी थी। योगी सरकार ने उस पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि उसमें पैसे का हेर फेर है, इसमें भ्रष्टाचार है। मैंने बताया, रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया कि पैसा ज़्यादा खर्च हुआ। जांच बिठा दी गई साहब। अब जांच करेगा कौन? LDA, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसने ही ठेका दिया था, जिसने ही संजय सेठ की कंपनी को उसमें काम दिया था, वही उसका एक बड़ा मज़ेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद एक शिकायत का रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आप मुख्यमंत्री योगी को या प्रधानमंत्री को किसी बात की शिकायत करते हैं। जैसे मैंने एक शिकायत की, तो उल्टा यही कि मेरे जिस थाने में मेरा घर पड़ता उसके SHO का फ़ोन आ गया। उसने कहा आपने शिकायत की? मैंने कहा हाँ। शिकायत से उसका कोई लेना देना नहीं था, और उसने रिपोर्ट भेज दी, और 3 दिन बाद मैंने देखा उसमें लिखा कि शिकायत का निस्तारण हो गया, निवारण हो गया। इसी तरह आप तहसीलदार SDM के खिलाफ अपने भाई जो जहाँ रहेगा वो वहीं के तहसीलदार, वहीं के SHO, वहीं के डॉक्टर, वहीं के सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत भेजेगा। वो शिकायत उसी आदमी के पास वापस दोबारा आती है तस्दीक करने के लिए और उसका निवारण के लिए जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है। तो अब आप समझ लीजिए कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। शिकायत करने वाला उल्टा ही फंस जाता है। तो ठीक इसी तरह लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मे ही जांच मिल गई और उसी ने ही बनवाया था। और आप जानते ही 864 करोड़ रुपए का ठेका मिला होगा तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी और इंजीनियर, अब वो सब कहने की बात नहीं है, आप भी समझ रहे हैं इशारों में। तो 2017 में अखिलेश यादव की सरकार चली गई, आज 2024 चल रहा है। क्या हुआ उस जांच का? क्या हुआ उस भ्रष्टाचार का? क्या हुआ उस 1000 करोड़ रुपए के आसपास जो हमारे और आपके पसीने की और हमारे मेहनत की कमाई, हमारे टैक्स की कमाई? क्या हुआ उस पैसे का? क्या हुआ जांच का? क्या किया 7 साल ने योगी सरकार ने? यह बड़ा सवाल है। और सबसे आश्चर्यजनक और हास्यास्पद चीज जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि अखिलेश यादव उस बिल्डिंग में न जा सके, इसके लिए उसी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चिट्ठी क्या लिखी, उसमें कहा है कि बरसात की वजह से जीव जंतु वहां हो सकते हैं, इसलिए Z+ कैटेगरी के अखिलेश यादव के जाने पर उनको कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है या नुकसान उत्पन्न हो सकता है। बताइए, अरे चीफ मिनिस्टर को या जो लोग भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, ऐसे इन अधिकारियों के खिलाफ कितना कड़ा कदम उठाना चाहिए। जिस बिल्डिंग में 1000 करोड़ रुपए लगे हों वहां आप जीव जंतु कह रहे हैं कि वहां पहुंच जाएंगे बरसात में। वो कर क्या रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण? किस काम के लिए कर रहा है? खाली NOC और दुनिया चीजों के लिए? जिसका लखनऊ विकास प्राधिकरण से काम पड़ता है उसे ही पता है कि उसका काम कैसे होता है। और बताइए, तनिक शर्म नहीं, तनिक संकोच नहीं ये लिखने में कि बरसात से वहां जीव जंतु? मैं तो यही सोच के हैरान, 1000 करोड़ जिस बिल्डिंग में पैसे लग चुके हैं
मैं नहीं जानता भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ तो जिन लोगों ने किया उनको जेल में भेजा जाना चाहिए, लेकिन उस बिल्डिंग को आबाद किया जाना चाहिए। वो इंटरनेशनल लेवल की बिल्डिंग है, उसमें इतने शानदार स्विमिंग पूल और म्यूजियम और लॉन टेनिस, वो क्यों नहीं खुलना चाहिए, वो क्यों नहीं बनना चाहिए? अरे बहुत है, आपको जेपी के नाम से दिक्कत है तो आप दीनदयाल के नाम से खोल दीजिए। आप अटल जी लखनऊ के इतने दिनों तक सांसद रहते, आप अटल जी का नाम दे दीजिए, यही तो होगा, क्योंकि आपने तो कोई बिल्डिंग कोई सेंटर ऐसा बनवाया नहीं। तो और दूसरी बात ये, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि उस बिल्डिंग को कुछ भी तो किया जाना चाहिए, उसमें पैसा तो हमारा आपका लगा है, अखिलेश यादव का पैसा नहीं लगा है, ना उनके परिवार का पैसा लगा है, वो पैसा हमारा और आपका लगा हुआ है, वो उसमें बन गया। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो क्या, लेकिन हुआ क्या है, दिलचस्प बात मैं 2-3 मिनट में बता देता हूं, फिर आप निष्कर्ष खुद से ही निकालिएगा। लेकिन इसमें जो ठेकेदार थे, जो कंपनी थी, उनका नाम था संजय सेठ। 2017 में वो सरकार चली गई। वो समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी थे, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे, मैंने बताया ट्रेजरर भी थे। इसके बाद 2017 के बाद कुछ दिनों के बाद ये तय हुआ कि अब इसकी जांच होगी, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो और कुछ नहीं हुआ, संजय सेठ ने समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने बचे कार्यकाल के लिए उनको फिर से राज्यसभा भेज दिया। अब वो चले गए राज्यसभा में, सारी जांच उन्हीं के खिलाफ होनी कि उनको बहुत काम उन्होंने अलग कर दिया, बहुत टेंडर, ये वो जो भी जांच होनी है वो शालीमार ग्रुप के खिलाफ होनी है, संजय सेठ के खिलाफ होनी है। संजय सेठ खुद से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। चलो, एक कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया तो भी बनता है। आपको याद होगा इसी फरवरी में राज्यसभा सांसद सीटों के हिसाब से बीजेपी 2 ही जीत सकती थी, उसने तीसरा संजय सेठ को उतारा और उनको 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके उनको जिता दिया। अगले 6 साल यानी 2030 तक संजय सेठ फिर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। अब बताइए, अब उस बिल्डिंग का क्या होगा? अब शालीमार ग्रुप के खिलाफ हो रही जांच कहां तक पहुंची है? 7 साल। खैर, जनता भी अब इन मुद्दों पर, इन बातों पर उसे कोई उसके समझ भी नहीं आता। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि इस बिल्डिंग को योगी सरकार बेचना चाहती, बेच भी दे, कम से कम वो बिल्डिंग जो उसमें पैसा लगा है, मैंने तो आपको दिखाया था भोटसी आश्रम भी, कम से कम उसमें जो पैसा लगा है, जो इतने बढ़िया बढ़िया स्विमिंग, 7 साल में तो अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्विमिंग पूल खराब हो जाएंगे, सब कन्वेंशन सेंटर खराब हो जाएगा, वो इतनी आलीशान बिल्डिंग, वो सब कुछ आप लखनऊ में रहे होंगे तो देखते होंगे, उसके अंदर कभी जाने का मौका क्या मिलेगा, तो जीव जंतु है। खैर, अब क्या होगा 2030 तक? संजय सेठ तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद बन गए, तो अखिलेश यादव हर, और कोई मौका तो मिलता नहीं, तो हर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वो जाने का जब उपक्रम करते हैं तो JPNIC का एक बार चर्चा इसी बहाने हो जाती है कि अखिलेश यादव का बनवाया हुआ 80% पूरा किया हुआ या 70% पूरा किया हुआ ये प्रोजेक्ट योगी सरकार के 7 साल के शासनकाल में जीव जंतुओं के हवाले हो गया। और जयप्रकाश नारायण की, इमरजेंसी की, लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक के नाम पर बन रहे इंटरनेशनल सेंटर को, कहाँ उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आशियाना होना चाहिए था, अब वो जीव जंतुओं का घर बन के रह चुका है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।